दोस्ती यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपने डार्ट से फ्लटर तक की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि डार्ट में फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे फंक्शन में वेरिएबल्स पास करते हैं और फंक्शन में टाइप क्या क्या इन्फर करते हैं। आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पास कर रहे थे, लेकिन उसे किसी वेरिएबल में कैच नहीं कर रहे थे। अब वेरिएबल में कैच करने का मतलब ये कि वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे किसी भी, और हमें वैल्यूज़ को स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है मेमोरीज़ में, ताकि हम उसे आगे भी यूज़ करें। अगर हम वैल्यू को स्टोर नहीं करेंगे किसी वेरिएबल में तो हम आगे उसे यूज़ नहीं करेंगे, हमें बार बार वही वैल्यू देनी पड़ेगी, और जिससे कि बहुत ही ज़्यादा मिसकैलकुलेशन हो सकती है या फिर आपका जो प्रोग्राम है वो मैसअप हो सकता है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल्स हमारे क्या करते हैं कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं हमारी मेमोरी में, उसके लिए हमें वेरिएबल यूज़ करना होता है। अब जैसे कि कल हमने फंक्शन देखा था ऐड टू नंबर्स, उसमें हमने इसका जो रिजल्ट था वो डायरेक्ट प्रिंट करा दिया था, वो प्रिंट होकर हमारे पास आ गया था। इसकी जगह मैं इसका जो रिजल्ट है वो किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ मैं, रिजल्ट यूजिंग द वर्ड, मैं वेर कीवर्ड यूज़ करके रिजल्ट वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ। ये मैंने रिजल्ट करा और यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा ये फंक्शन ऐड टू नंबर्स। यहाँ से मैंने अपनी वैल्यूज़ पास कर दी 6.3 ये, और अब मैं इसी रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। तो आप देखेंगे कि यह जो वेरिएबल है रिजल्ट, इसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फिर भी इसको मैं आगे यूज़ कर पा रहा हूँ। देखिए जैसे कि रिजल्ट में इस फंक्शन का जो रिटर्न होकर वैल्यू आएगी वो हमारे रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, यानी रिजल्ट हमारे वेरिएबल है। इसका भी क्या होता है कि नेम डेफिनेशन हम कैसे करते हैं, सेम जैसे हम फंक्शंस का करते हैं। कैमल केस में फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा स्मॉल में होगा, फिर जैसे हमने फंक्शन का देखा था वैसे ही हम वेरिएबल का करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होके आएगी, इस फंक्शन से रिटर्न होके वैल्यू आ रही है हमारे पास, इन दोनों का सम, वो रिटर्न होकर हमारे रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब इस वेरिएबल को मैं आगे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इस लाइन के बाद भी मैं अगर यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ रिजल्ट, तो मेरा अब वो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा अभी भी सेम हमें 8.8 ही यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। ये हमारे 8.8 रिजल्ट यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि डार्ट जो हमारा होता है वो टाइप इन्फर कर सकता है। अब आप देखेंगे जैसे कि ये मैंने वेरिएबल डिफाइन करा है वेर कीवर्ड के साथ। अब वेर कीवर्ड के साथ जब कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका अभी तक कोई भी हमने टाइप नहीं बताया है। ठीक है, इसका आपने टाइप नहीं बताया, इसमें रन टाइम पे जो भी टाइप इसके पास आ रहा होगा ये उसी टाइप का जाएगा, यानी इन्फर करेगा ये टाइप को। ठीक है, रन टाइम पे पता कर लेगा कि क्या टाइप इस वेरिएबल में स्टोर होने वाला है। अब देखें यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो डबल रिटर्न कर रहा है, तो फिर जैसे ही ये फंक्शन हमारा डबल रिटर्न करेगा तो फिर हमारी जो रिजल्ट को वैल्यू मिलेगी वो डबल मिलेगी। तो ये रिजल्ट जो है हमारा डबल टाइप का वेरिएबल हो जाएगा इस केस में। देखिए इसलिए यहाँ पे डबल दिखा भी रहा है क्योंकि इन्फर कर रहा है इससे, यानी ऐड टू नंबर्स कैसे रिटर्न कर रहा है वैल्यू डबल, तो रिजल्ट हमारा कैसा हो गया, डबल हो गया। ठीक है, अब इसी की जगह अगर मैं इसमें स्ट्रिंग पास करूंगा तो ये वैल्यू स्ट्रिंग का हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से जो भी हम वैल्यू जिस भी टाइप की वैल्यू इसमें इन्फर हो रही होगी उसी टाइप का ये वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, तो वैसे हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम यही नहीं, इसके अलावा हम सीधे सीधे टाइप भी बता सकते हैं। जैसे कि मैं अगर करता हूँ डबल रिजल्ट, तो फिर अब ये हमारा टाइप हो गया। तो इस केस में क्या होगा, अब ये खाली डबल टाइप की ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, वेर में हम वो किसी भी टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता था और फिर उसी टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे वेरिएबल का टाइप बता दिया, तो टाइप बताने के बाद अब क्या हो गया, अब ये रिजल्ट जो है वो हमेशा डबल टाइप की ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ऐड टू नंबर्स के हमारे रिटर्न क्या है, डबल टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, तो अब ये सही चलेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंट, यहाँ पे ही मैंने कर दिया इसे इंट और यहाँ पे भी मैंने कर दिया इंट। ठीक है, यहाँ से भी मैं इंटीजर ही पास कर देता हूँ 2 और 6, ये मैंने पास कर दिया। लेकिन अब क्या गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है यहाँ से रिटर्न होके जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो इंटीजर आ रही है, यानी इन दोनों का सम अब इंटीजर ही पास हो। लेकिन हम उसे कैच किस में कर रहे हैं, स्टोर कौन से टाइप के वेरिएबल में करा रहे हैं, रिजल्ट टाइप के वेरिएबल में करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ एरर हमारे पास यही आएगी, a value of type int can't be assigned to a variable of type double।
तो फिर डबल में हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो टाइप बताने का फ़ायदा ये है कि हमें पता है कि किस टाइप की वैल्यू हमारे पास आ सकती है। तो रन टाइम पे एज अ डेवलपर तो जैसे आपको पता है कि क्या वैल्यू आप स्टोर करना है, लेकिन जब कोई नया आएगा, मान लो कोई दूसरा आपका कोड समझने के लिए आया या फिर कोई आप चले गए तो आपका कोड हमेशा रीडेबल होना चाहिए। तो उस टाइम पे उसे पता होगा कि यहाँ पे डबल वैल्यू ही आएगी, इसलिए डबल होगा। अब ऐसे ही क्या होता है कि हम डबल रिजल्ट को सिर्फ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डबल रिजल्ट, और फिर रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए अब ये हमारा इंटीजर टाइप का कर रहा है, तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ, तो हमारी एरर चली जाएगी, ये हमारी एरर चली गई। रिजल्ट को हमने यहाँ पे डिफाइन करा है, फिर रिजल्ट में हमने वैल्यू असाइन कर लिया। तो हम अपना वेरिएबल इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तभी इनिशियलाइज करें जब हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमने इसे बाद में भी इसमें वैल्यू असाइन करी है और ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और अब हम इसे रन करेंगे तो ये हमारा रन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे 8 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वेर क्यों नहीं यूज़ करा। वेर रिजल्ट अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये इसने कुछ देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये टाइप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका टाइप पता नहीं कर पा रहा है कि किस टाइप का है, तो इस टाइप का वार्निंग देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो फिर गुड प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो, जैसे ही आप वैल्यू को डिक्लेयर करते टाइम ही अगर इनिशियलाइज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप वेर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू बाद में जाके इनिशियलाइज करोगे या फिर कहीं बाद में जाके असाइन करोगे, तो उस केस में आपको हमेशा उसका टाइप बताना चाहिए। ठीक है, तो फिर इस तरह से हम वेरिएबल इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या है हमारे केस में कि डार्ट जो है वो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी इसमें हर एक चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट और क्लास है। अब जैसे मैंने इंट पे क्लिक करा तो ये हमें इंट के बारे में बता रहा है, तो ये इंट को भी क्लास दिखा रहा है जिसने नम टाइप की क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है। अभी हम इतने डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इंट भी हमारा एक क्लास है, यानी इंट ये रिजल्ट है ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। अब क्लास में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है वो बताता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर को, यानी कि किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, मान लीजिए अब कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका नाम उसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, और क्या कहते हैं वो, उसकी हाइट उसकी प्रॉपर्टी हो गई, उसका वेट उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब बिहेवियर उसका कैसा है, मान लीजिए वो प्रोफेशनली कैसा है, एक आईटी इंजीनियर है, और क्या कहते हैं वो काफ़ी सोशल है, तो ये उसका बिहेवियर हो गया। तो इसी टाइप से हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। तो फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं उसके लिए वो उसका बिहेवियर होता है। और जो ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट्स होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट किस पे बेस है, ऑब्जेक्ट हमारे क्लास पे बेस है, हर एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो फिर कौन बताता है कि ऑब्जेक्ट में ये वेरिएबल्स होंगे, ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टीज़ होंगी और ऑब्जेक्ट का ये बिहेवियर होगा, वो हम डिफाइन करते हैं एक क्लास में। ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। मान लीजिए मेरे को कोई पर्सन, जैसे मैंने बताया कोई पर्सन है, तो आप उसको सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अजय, और फिर यहाँ पे उसकी एज लिख सकते हैं, इंट एज इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे ये आपको तो पता है कि यहाँ पे अजय की बात चल रही है, लेकिन कोई और आएगा, कोई एज अ डेवलपर तो आपको उस पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे अजय की बात चल रही है, लेकिन कोई अगर नॉर्मल पर्सन देखे या फिर आप जब प्रोग्रामिंग में अपने यूज़र को दिखाना चाहेंगे, तो फिर उसको फिर अलग अलग से आपको बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कि अजय कौन है, अजय किस चीज़ का नाम है। ठीक है, तो फिर हम इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। क्लास डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज होता है क्लास, पहले मैंने क्या कहा क्लास पर्सन, ये ब्रेसेस यूज हो गए। ठीक है, अब क्लास के केस में हम क्या करते हैं, क्लास का नेम जो है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फंक्शन का नेम स्मॉल से, वेरिएबल का नेम स्मॉल से, लेकिन क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और ये हमारा क्लास है पर्सन। ठीक है, तो फिर ये गुड प्रैक्टिस है इसमें करना। वैसे हमारे पास इंटीजर अगर आप देखोगे ये भी क्लास है, लेकिन इसको हमने स्मॉल से स्टार्ट किया हुआ है, तो फिर ऐसा नहीं है। लेकिन गुड प्रैक्टिस जो होती है वो होती है कैपिटल से स्टार्ट करना। ठीक है, अब इसी की हमने प्रॉपर्टी डिफाइन करी, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अजय,
ऐसे में हमने एज दे दी, इंट एज इक्वल्स टू 30। अब ये देखिए हमने क्लास में नेम वगैरह दे दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यानी ये तो हमारा ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट हो गया। अब क्या है कि पर्सन नाम का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास ये दो प्रॉपर्टीज आ गई, नेम और एज, ठीक है। तो वो हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। अब मान लीजिए मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं लिखता हूँ पर्सन P1 इक्वल्स टू पर्सन। ये अब इस तरह से हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, यानी एक नया इंस्टेंस बन गया। किस टाइप का, पर्सन टाइप का, जिसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारी P1 वेरिएबल में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे P1 को प्रिंट करूँ तो देखिए ये लिख के देगा हमें कि ये इंस्टेंस है पर्सन क्लास का। देखिए ये आ गया इंस्टेंस ऑफ पर्सन। तो P1 जो है वो हमारा इंस्टेंस हो गया पर्सन का, जिसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास है नेम और एज। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ P1 डॉट नेम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अजय यहाँ पे आ जाना चाहिए प्रिंट होके, अजय प्रिंट होके आ गया। अगर इसी की जगह मैं ऐसे कर दूँ एज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, मान लीजिए ये मैंने इनिशियलाइज नहीं करा इसे, तो फिर ये मेरे से कह देगा कि आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारा ये नॉन नल नेबल इंस्टेंस फील्ड है जो कि हमेशा इनिशियलाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हमारे जो इस केस में क्या होता है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इसमें और कि कंस्ट्रक्टर्स के टाइम पर हम इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हम अभी इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो इसे कंस्ट्रक्टर के टाइम पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह से हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अभी हम इसमें और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सीखेंगे, जैसे कि अगर हमें कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ना है वो सीखेंगे। अगर हम अगले लेक्चर्स में इसको और अच्छी तरीके से आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फिर अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे फ्लटर पे। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको फ्लटर के बारे में बताऊंगा, फ्लटर का सेटअप कैसे होता है, बहुत सी चीज़ सिखाएंगे। फिर फ्लटर में जैसे ही हम क्लासेस पे आएंगे, फिर मैं आपको कंस्ट्रक्टर्स पे यहाँ पे आके फिर दोबारा से कंस्ट्रक्टर, ताकि आप उसका फ्लटर के साथ रियल टाइम यूज़ देख सकेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला लेक्चर हम यहीं पर ही एंड करते हैं, और आप लोग कमेंट्स में बताइए, फीडबैक दीजिए अपना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया, मेरे लेक्चर पसंद आया, तो फिर बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को। थैंक यू।